भारत में चुनाव कभी रुकते नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए, जंग हो जाए, पर चुनाव अक्सर होते रहते हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह की अभी बिहार में एक रैली हुई, जिसके बाद विपक्ष उन पे आक्रामक हो गई। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए स्टोरी देखिए। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह और आप देख रहे हैं द स्लॉगर्स। रविवार 7 जून को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक रैली ऑर्गेनाइज की गई बिहार में, जिसमें लॉकडाउन के नियमों का भी पालन किया गया। ये एक वर्चुअल रैली थी। बिहार में अगले महीने असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें अमित शाह ने पहले ही बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, जो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। पार्टी वर्कर्स ने बताया कि इस रैली के लिए 10,000 एलईडी स्क्रीन लगाए गए थे और 50,000 स्मार्ट टीवीज, जिसमें लोग अमित शाह की रैली को देख पाए और लोगों को घर से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े और टीवी पे देखे या फिर सोशल मीडिया पे वो अमित शाह की रैली को देख पाए। बिहार के पार्टी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह बताया कि इस रैली को पूरे इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया साइट्स, यूट्यूब और फेसबुक पे देखा और वहीं लगभग 40 लाख बिहार के लोगों ने इस रैली को सोशल मीडिया साइट से ज्वाइन किया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी और भी बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर जुड़े और दिल्ली से कैबिनेट मिनिस्टर और पटना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद और शहनवाज हुसैन ने भी इस रैली को ज्वाइन किया। संजय जायसवाल ने जितने लोग सोशल मीडिया साइट से इस रैली से जुड़े उनका धन्यवाद किया और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट देने के लिए अभिनंदन व्यक्त की। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव, जो कि लालू यादव के सुपुत्र भी हैं, बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 72,000 एलईडी स्क्रीन इंस्टॉल किए 72,000 पोलिंग बूथ्स में, जिसे जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स और उनके अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खारिज कर दिया। उनका कहना था कि सिर्फ 10,000 एलईडी स्क्रीन और 50,000 टीवी इंस्टॉल किए गए हैं 50,000 पोलिंग बूथ्स पे। इस रैली में सभी लीडर्स ने मुंह पे मास्क लगाए हुए थे और ये प्रतिज्ञा ली कि वो सब आत्मनिर्भर होंगे और लोकल से वोकल होंगे, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है। विपक्ष का कहना है कि इस समय इस रैली की जरूरत क्या थी, जब देश में पहले से ही महामारी फैली हुई है। कोरोना वायरस के संकट की वजह से पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स हो चुके हैं, जिसमें से 7,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पर अमित शाह देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ एक बीजेपी के वर्कर भी थे, बीजेपी के एक्स प्रेसिडेंट भी ठहरे, तो उनका ये शायद कर्तव्य भी बनता है। और 10,000 एलईडी स्क्रीन, 50,000 स्मार्ट टीवी इंस्टॉल्ड हो या फिर 72,000 एलईडी स्क्रीन, पैसे तो दोनों में खर्च होते हैं, पर बोले कौन? पैसे तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हें पार्टी फंड में मिली हुई है। अभी महामारी के टाइम पे रैली शायद इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। देश में लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी रैली दिख रही है। 300 से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स ने इस लॉकडाउन की वजह से अपनी जान गंवा दी है। कुछ लोग पैदल चल के अपने घर आने पे मजबूर हो गए। कुछ बेटियों ने अपने पिता को साइकिल पे बैठा के अपने घर लाना जरूरी समझा। कुछ पतियों को अपनी गर्भवती महिला को भी पैदल चलने पे मजबूर करना पड़ा और कुछ लोग घर तक पहुंच ही नहीं पाए। तब भी भारतीय जनता पार्टी अभी टीवी स्क्रीन, स्मार्ट टीवी से पैसे खर्च कर रही है। शायद ये पैसे उन माइग्रेंट वर्कर को निकालने में लगाया होता तो इससे ज्यादा वाहवाही लूट रहे होते, ये रैलियां करने की जरूरत ना पड़ती। पर भारतीय जनता पार्टी है, पैसे उनके हैं, पार्टी फंड मिलता है उन्हें, जिसका कोई हिसाब भी नहीं ले सकता, क्योंकि पार्टी फंड में आप आरटीआई भी नहीं लगा सकते कि इनको किस चीज से, कहां से पार्टी के लिए डोनेशन मिलता है, इतने पैसे आते हैं, ये कोई हिसाब मांग ही नहीं सकता। ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से, बल्कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के पीएम केयर फंड के लिए एक बच्चे ने आरटीआई डाल के उसका हिसाब मांगना चाहा, तो उसे खारिज कर दिया गया। कहा कि पीएम केयर फंड आरटीआई के अंडर में आता ही नहीं है। ये पूरा मामला क्या है, जानने के लिए हमारी एक वीडियो देखिए जो मेरे सहयोगी राहुल शर्मा ने बनाई है। इसमें आपको पूरी ब्रीफिंग के साथ बताया जाएगा कि ये मामला था क्या। मैं थोड़ा शॉर्टली बता देता हूँ कि बैंगलोर के अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से एक छात्र ने पीएम केयर फंड के पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं ये हिसाब लेने के लिए एक आरटीआई डाली, पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस आरटीआई को खारिज कर दिया गया, ये कह के कि पीएम केयर फंड आरटीआई के अंडर में नहीं आता है। अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि एक देश का नागरिक अगर पीएम केयर फंड का हिसाब मांगना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका कोई फैमिली मेंबर या वो खुद डिफेंस सर्विसेज में है या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, तो वो भी जानते होंगे कि अपनी बटालियन पे या अपने स्कूल पे पैसे खर्च करने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं तो उस पैसों का हिसाब रखा जाता है, जो कि सरकार आपसे लेती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या सरकार से कहती है कि
बैंक को आधार कार्ड से, पैन कार्ड से लिंक कराओ कि आपके हिसाब रहे कि पैसे कहां खर्च हो रहे हैं और कितने पैसे आ रहे हैं। तो सरकार को पैसों का हिसाब देने में प्रॉब्लम क्या है? सरकार पैसों का हिसाब क्यों नहीं दे सकती है? इसमें कांग्रेस भी सरकार पे काफी आक्रामक थी कि वो पीएम केयर फंड को छुपाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होने के बावजूद भी पीएम केयर फंड को लाने की जरूरत क्या पड़ी और सरकार हिसाब दे क्यों नहीं रही है? जैसे कांग्रेस ने पहले बड़े हिसाब दिए हैं, 2G का हिसाब दिया है, CWG का हिसाब दिया है, कोल का हिसाब दिया है। कांग्रेस ने तो बहुत सारे हिसाब दिए, पर कांग्रेस मुद्दा नहीं है। अभी कांग्रेस ने ये सब किया है तभी आज वो सत्ता में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। और प्राइम मिनिस्टर किसी एक इंसान या किसी की पार्टी के नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के नहीं है या फिर कांग्रेस के नहीं है। प्राइम मिनिस्टर देश के हैं। वो जितने मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं उतने ही जो लोग देख रहे हैं उनके भी प्राइम मिनिस्टर और राहुल गांधी के भी प्राइम मिनिस्टर है। तो एक देश का नागरिक अपने ही देश के लोगों की सुरक्षा के लिए अपने ही देश के लोगों द्वारा दिए गए पैसे का अगर हिसाब मांगना चाहता है अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर से, तो इसमें गलत क्या है? कुछ लोगों का सोशल मीडिया पे कहना था कि रतन टाटा, मुकेश अंबानी, जिन्होंने 1500 करोड़, 500 करोड़, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ दिए, वो लोग हिसाब नहीं मांग रहे, लेकिन जिसने 1 रुपए भी नहीं दिए वो हिसाब मांग रहे। मुकेश अंबानी, रतन टाटा या अक्षय कुमार जो पैसे कमा रहे हैं ना, वो आम इंसान की जेब से ही कमा रहे हैं। अगर आप एक जियो का सिम खरीदते हैं, उसमें रिचार्ज करते हैं, या फिर टाटा कार से लेके एक छोटा टाटा नमक का पैकेट भी खरीदते हैं, वो पैसे इन लोगों के जेब से जाते हैं। मुकेश अंबानी और रतन टाटा के पास पैसे छापने की मशीन नहीं है, देश के लोगों से ही वो पैसे कमाते हैं। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, एक प्राइवेट बॉडी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बताया गया था कि आप एक प्राइवेट बॉडी हो सकते हैं, लेकिन आप जो मैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं वो देश के लोगों के लिए करते हैं, तो इसलिए आपको हिसाब देना पड़ेगा। वैसे ही रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अक्षय कुमार भी जो पैसे कमाते हैं वो देश के लोगों से कमाते हैं। हम अक्षय कुमार की फिल्मों पे इन्वेस्ट करते हैं, टिकट खरीदते हैं, तब वो पैसे उनके पास जाते हैं। वही पैसे पीएम केयर फंड में गए, तो उसका हिसाब देने में बुराई क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं। 3 मेंबर्स की कमेटी है जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी है। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि राजनीति सेवा है या जॉब है। मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को ये इंटरव्यू में कहते हुए सुना है, चाहे वो मनोज तिवारी हो, शशि थरूर हो या फिर अनुराग ठाकुर, लालू प्रसाद यादव तक। उन्होंने कहा कि हम राजनीति पैसों के लिए नहीं करते, हम सेवा के लिए करते हैं। अगर ये सेवा है तो फिर सैलरी ना ले, पेंशन ना ले। मैं जानता हूं प्राइम मिनिस्टर को जितनी भी सैलरी मिलती है वो डोनेट करते थे, लेकिन बात सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। भारत का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको भी इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं। एक आलीशान घर जिसमें बिजली मुफ्त, एक गाड़ी जिसमें पेट्रोल मुफ्त, एयर सर्विसेज की टिकट मुफ्त, आपको सिक्योरिटी गार्ड दिए जाते हैं, गाड़ी दी जाती है। ये सब खर्चा एक सेवा के लिए, तब तो देश का हर जनता सेवा करना चाहेगा अगर ये सेवा है तो। और उसके बाद से सैलरी अलग, पेंशन अलग। चीफ मिनिस्टर्स को तो हमेशा के लिए घर मिल जाते हैं, और ये सेवा है। और अगर ये सेवा नहीं है और ये जॉब है, तो शायद जॉब के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना। कोई भी अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो क्वालिफिकेशन के बेस पे करता है। अगर कोई आईटी सेक्टर में जा रहा है तो इंजीनियर के बेस पे जाता है, अगर कोई मेडिकल विंग में जा रहा है तो एक एमबीबीएस की डिग्री लेके जाता है। एक बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। लेकिन पॉलिटिक्स में ये कैसा क्वालिफिकेशन है कि एक इंसान पहले टर्म में आपका डिफेंस मिनिस्टर था और नेक्स्ट टर्म में वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है। निर्मला सीतारमन 2019 के इलेक्शन से पहले भारत की रक्षा मंत्री थी और 2019 के इलेक्शन के बाद वो देश की वित्त मंत्री बन गई। ये तो वही बात हो गई कि एक स्कूल का प्रिंसिपल एक टीचर को कहे कि आज तुम मैथ्स पढ़ाओगे और अगले ही दिन उस टीचर को कहे कि आप तुम भूगोल पढ़ाओगे। मतलब ये क्वालिफिकेशन है, ये इस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है इस देश की। पर सरकार जब हर चीज का हिसाब एक आम आदमी से ले सकती है तो सरकार जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है? सरकार हिसाब क्यों ना दे? और जब देश का एक आम आदमी अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर से हिसाब मांग रहा है तो क्यों ना दे वो हिसाब? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कुछ बीजेपी समर्थक हो सकता है कुछ कांग्रेस समर्थक हो सकता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना करते हो, पर वो सारे इंडियन सपोर्टर जरूर होंगे और वो भी चाहते हैं कि उनका देश आगे बढ़े। तो एक देश में अगर एक आम नागरिक को हिसाब देना पड़ता है तो देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री, देश के गृह मंत्री को क्यों नहीं? कुछ सालों पहले हमारे देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी का मैं पार्लियामेंट में स्पीच सुन रहा था राफेल डील को लेकर। उनसे जब विपक्ष ने राफेल के प्राइस को डिस्क्लोज करने के लिए कहा तो अरुण जेटली जी ने बताया कि हम प्राइस को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस को डिस्क्लोज करने के बाद हो सकता है हमारे नेबर कंट्रीज जो है चाइना और पाकिस्तान, वो इस बात का अंदाजा लगा ले प्राइस को जान के कि इस राफेल में कौन से इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, जो कि हो सकता है भारत के खिलाफ यूज की जाए।
ये बात जस्टिफाइड है, मानी जा सकती है और मानी भी गई कि ठीक है, रफाल के प्राइस को नहीं बताना चाहिए कि विदेशी ताकतें इस बात का अंदाजा ना लगा पाए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। पर पीएम केयर फंड को डिस्क्लोज ना करना, इससे कौन सी विदेशी ताकतें हमारा अंदाजा लगा लेंगी? इसको डिस्क्लोज नहीं करने का क्या रीजन हो सकता है? कुछ सालों पहले जब उरी पे पाकिस्तान का एक घिनौना अटैक हुआ था, तब भारतीय जवानों ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों को घुस के मारा था। तब कुछ लोगों ने छाती पीट पीट के कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमें वीडियो दिखाओ, जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी थे कि वीडियो देखेंगे तब हम मानेंगे, वीडियो देखेंगे तब हम मानेंगे। वो लोग शायद भूल गए कि वो आर्मी का एक ऑपरेशनल वीडियो था, कोई हार्दिक पटेल का लीक्ड एमएमएस नहीं था जो किसी को भी दिखाते चला जाए। पर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए या फिर इलेक्शन जीतने के लिए जो भी कहे, उस वीडियो को लोगों को दिखा दिया, सोशल मीडिया साइट्स पे अपलोड कर दिया, जिससे लोग देख पाए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कैसे इंडियन सोल्जर्स ने जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जो कि सही है या गलत ये मैं नहीं जानता, क्योंकि वो एक आर्मी का ऑपरेशनल वीडियो था। ऐसे कभी दिखाया जाता नहीं है, पर ठीक है, दिखाया गया। ये भी आपने किया जनता को यकीन दिलाने के लिए कि हाँ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और जनता का उम्मीद जीतने के लिए। तो अगर एक आर्मी का ऑपरेशनल वीडियो जो कि काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, तो उसको अगर दिखाया जा सकता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो पीएम केयर फंड को क्यों नहीं? क्या वो आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा बड़ी चीज थी? कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि बिहार में जो एलईडी टीवीज यूज की जा रही है, वो शायद पीएम केयर फंड के पैसों से की जा रही है। अगर सरकार पीएम केयर फंड का जवाब नहीं देगी तो लोग ऐसी ही आलोचना लगाते रहेंगे। तो लोगों को हिसाब देने में बुराई क्या है? मेरा सर गर्व से उठ जाता है जब मेरे देश के प्रधानमंत्री को किसी और देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, पर मेरा सर शर्म से झुक जाता है मगर जब मेरे ही देश के एक नागरिक के पूछे गए सवाल का जवाब मेरे देश के प्रधानमंत्री नहीं दे पाते। मेरा सर फक्र से उठ जाता है जब मेरे देश के गृह मंत्री विदेशों में रह रहे अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहा है उसको आके देश में कहते हैं। पर मेरा सर शर्म से तब झुक जाता है जब 300 से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर अपनी जान गंवा चुके हैं और यहाँ पे वो इतने पैसे खर्च करके एक रैली करवा रहे हैं सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए। अगर उन माइग्रेंट वर्कर को अपने घर पहुंचा देते तो शायद दुआओं से ही जीत जाते। किसी ने बहुत सही कहा है कि इस दुनिया में दो नस्ल के लोग होते हैं, एक होते हैं नेता, एक होते हैं बेवकूफ, और सारा खेल इन्हीं दोनों का है। पर अब शायद खेल के पत्ते बदलने का वक्त आ चुका है और शायद बदल भी गए। तो जितने भी लोग, चाहे वो बीजेपी सपोर्टर हो, कांग्रेस सपोर्टर हो, लेकिन आप हैं तो इंडियन सपोर्टर्स, तो इस बात का आग्रह करें कि अगर देश को एक आम इंसान को हिसाब देने की जरूरत पड़ती है तो इस देश में गद्दी में बैठे लोगों को भी हिसाब देने की जरूरत पड़े, क्योंकि इन्हें गद्दी पे बैठाया भी इन आम लोगों ने ही है। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, नहीं अच्छा लगा माफ करें। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।